इस वीडियो में हम लोग हैंड एक्जिमा के बारे में बात करेंगे। तो हैंड एक्जिमा एक बहुत ही कॉमन समस्या है और ये इतनी कॉमन है कि एक रिसर्च में 7 से 10% लोगों को कभी न कभी इस तरह की हाथ की एलर्जी से होकर के गुजरना पड़ता है। तो हैंड एक्जिमा जो होता है वो एक्यूट मतलब बहुत ही कम समय में पैदा होने या फिर क्रोनिक टाइप का हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को लंबे समय से ये प्रॉब्लम हो। तो जो एक्यूट लीजन्स होते हैं इसमें ज़्यादा पानी निकलते हुए या फिर पस वाले दाने हो सकते हैं और व्यक्ति को खुजली, जलन, छोटे छोटे पानी भरे दाने, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर छोटे छोटे पानी भरे हुए दाने बिल्कुल सागो ग्रेन की तरह से दिखेंगे, पास पास इकट्ठा हुए। जो क्रोनिक होती है उसमें ड्राई हो जाती है, स्किन फट जाती है, उसमें जलन होता है, दर्द होता है और यदि आदमी को ज़्यादा दिक्कत हो तो उसमें से ब्लड भी आने लगता है, इतना ज़्यादा ड्राई होकर फट जाता है। तो जो हैंड एक्जिमा है ऐसे तो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मतलब हाथ पे होने वाली किसी भी एक्जिमा को हैंड एक्जिमा नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप्स हैं, जैसे कि हाथ पर पंफोलिक्स हो सकता है। पंफोलिक्स जो हैंड एक्जिमा का एक टाइप है, उसी का दूसरा नाम होता है डिसहाइड्रोटिक हैंड एक्जिमा। उसमें छोटे छोटे पानी भरे वाले बहुत ही तेज खुजली वाले दाने होंगे, फिर वो फूट करके स्किन वहाँ की फटने लगेगी और उसमें कभी कभी पस वाले दाने भी बन जाते हैं। इसी तरह से जो हैंड एक्जिमा का टाइप है, जो घरेलू काम करने की वजह से जो हाउस वाइफ्स में देखा जाता है, तो उसको बोला जाता है हाउस वाइफ डर्मेटाइटिस। तो इसी तरह से और भी कुछ एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ये भी हैंड एक्जिमा के पार्ट होते हैं या टाइप बोले जा सकते हैं। तो जो हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे वो हम लोग फोकस करेंगे जो कि क्रोनिक टाइप होता है, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक होता है और ज़्यादा घरेलू काम की वजह से या जो रेगुलर जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसकी वजह से जो होने वाला हैंड एक्जिमा है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे तो हैंड जो एक्जिमा है वो तमाम तरह के व्यक्ति का केमिकल या ज़्यादा देर पानी वाले काम की वजह से लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इवन जो मैकेनिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल सोल्यूशन जहाँ पे बन रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हार्मफुल केमिकल्स इंसेक्ट्स को मारने वाले, इन सब केमिकल्स की वजह से भी लोगों को देखने को मिल जाता है। जो बालों का काम कर रहे हैं, सैलून में वर्क कर रहे हैं, हेयर ड्रेसर हैं, जो नर्सिंग इंडस्ट्री, नर्सिंग जॉब में हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिनका पाउडर वाले ग्लव्स से, लैटेक्स से कांटेक्ट हो रहा है, उनको भी देखने को मिल सकता है। मतलब तमाम तरह के केमिकल्स हाथ में एक्जिमा पैदा कर सकते हैं। जो साधारण टाइप का हैंड डर्मेटाइटिस होता है, जो कि हाउस होल्ड वर्क करने पे हाउस वाइफ में होता है या जो लोग भी घरेलू काम करते हैं या खाना बनाने का काम करते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो जो होता है वो क्रोनिक इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के ग्रुप में ये हैंड एक्जिमा आता है। इसमें जैसे व्यक्ति, ये जो लोग ज़्यादा कपड़ा धोने वाला साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बर्तन धोने वाला साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, साबुन, इनका कॉस्टिक इम्पैक्ट होता है। जैसे ये मैल को काटते हैं उसी तरह से ये हाथ की स्किन को भी डैमेज पहुंचाने लगते हैं। हाथ की स्किन भी कटने लगती है, छिलने लगती है, यदि लगातार डेली बेसिस पे यदि इस्तेमाल हो तो। इसी तरह से जो लोग सब्जी काटने का काम कर रहे हैं, तो जो सब्जियों का पानी होता है, प्याज का पानी, आलू का पानी, इसी तरह से मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब भी जो पानी होता है, इनका भी इरिटेंट इफेक्ट होता है हमारे हाथों पे। मतलब हमारी हाथ की स्किन को ये डैमेज करने लगते हैं। तो स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है, हल्की हल्की छिली जैसी हो जाती है, कहीं कहीं पे क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाती है, रेड भी कभी कभी हो जाती है, उसमें दर्द होगा, जलन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, परेशानी महसूस होता है व्यक्ति को। तो ये सब जो होते हैं महत्वपूर्ण कारण हो जाते हैं। जो नर्सेज में या डॉक्टर्स में देखने को मिलता है उसमें अधिकांश लोगों में जो ग्लव्स, पाउडर वाले ग्लव्स होते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी जो ग्लव्स का मटेरियल है, लैटेक्स, वो भी दिक्कत कर देता है। इसी तरह से जो नाई है या जो हेयर ड्रेसिंग या हेयर कटिंग वाले पार्ट में जो इन्वॉल्व हैं लोग, जो हेयर कॉस्मेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, डाई का, केमिकल्स का, या जो भी हेयर को सुंदर बनाने वाले जो भी केमिकल्स मटेरियल्स उपलब्ध हैं, उनके भी हाथों में इस तरह की एलर्जी देखने को मिल जाती है। तो ये जो एलर्जी है इसका डायग्नोसिस कैसे हो? तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत ही आसान होता है, इजी होता है, आपका डॉक्टर आसानी से बना लेता है और इसमें डायग्नोसिस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डॉक्टर्स को कभी कभी रूल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक टीनिया नाम की बीमारी है, तो वो टीनिया मैनम होती है एक प्रॉब्लम, तो वो चीज़ आपके हाथों को अफेक्ट कर सकती है। तो उसके लिए कुछ बेडसाइड टेस्ट होते हैं, सिंपल टेस्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपी टेस्ट, ज़रूरत पड़ने पे आपका डॉक्टर करा लेता है और डायग्नोसिस कंफर्म कर लेता है। कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में डायग्नोसिस
बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और ट्रीटमेंट उसके आधार पर दे दिया जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट, जो नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो उसमें लगाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ और प्रिवेंटिव मेजर्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो लगाने वाली चीज़ होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि आप अपनी स्किन में जो मॉइस्चराइजिंग कंपोनेंट है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए, मॉइस्चर को फिर से दोबारा रिस्टोर किया जाए। तो उसके लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि ऑयल बेस हो, ज़्यादा ग्रीजी, ज़्यादा तैलीय जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हैंड एक्जिमा के केस में। तो इसमें आपको बार बार मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज़ करना होता है। यदि आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं अवेलेबल है तो आप सिंपल वैसलीन पेट्रोलियम जेली या फिर कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल, साधारण नारियल का तेल, और इन्हें जितनी बार ज़रूरत महसूस हो उतनी बार लगाएं। कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है कि आपको 2 बार ही लगाना है चाहे 1 बार लगाना है। इनके लगाने से कोई नुकसान नहीं है, आप इनको जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार इनको यूज़ करें। यदि लग रहा है कि स्किन ड्राई हो रहा है तो 4 बार, 6 बार, 7 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, जैसे कि क्लोबेटासोल, हैलिब्यूटासोल नाम की ऑइंटमेंट क्रीम इस्तेमाल करनी आपका डॉक्टर दे सकता है। टाइक्रोलिमस नाम की दवाई भी इस्तेमाल की जा सकती है। कैल्सीपुट्रॉल नाम की दवाई भी आपका डॉक्टर दे सकता है। इनके असर को बढ़ाने के लिए इन दवाइयों में सैलिसिलिक एसिड भी मिलाया जा सकता है। कुछ दूसरे तरह के मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होते हैं, जैसे यूरिया लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हैंड एक्जिमा में कभी कभी किया जाता है। तो जो लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं यूजुअली उनकी क्षमता रिलेटिवली कम होती हैं। तो यदि व्यक्ति की एक्जिमा बहुत ही तेज़ है, बहुत ही सीवियर है, तो उस कंडीशन में खाने वाली ग्रुप की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है वो होती है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ। तो इन दवाइयों का कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन साधारणतः लंबे समय के इस्तेमाल के बाद ही होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका डॉक्टर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ दे सकता है, या फिर साइड इफेक्ट अवॉइड करने के लिए इनका कम डोज हफ्ते में 1 बार या 2 बार लंबे समय के लिए भी दिया जा सकता है। तो जब इनको वीकली 1 बार या 2 बार दिया जाता है तो इनकी साइड इफेक्ट की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पे दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, इस तरह की दवाइयाँ भी इसके इलाज में काफ़ी इस्तेमाल की जाती हैं। स्किन को स्मूथ करने के लिए, यदि स्किन ज़्यादा थिक है, हाइपर केरेटोटिक टाइप की एक्जिमा है, तो उस कंडीशन में एसिट्रेटिन नाम की एक रेटिनॉइड ग्रुप की दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये स्किन को, आपके जो मोटापन है उसके खाल को पतला कर देती है और आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। तो ये तो इसके ट्रीटमेंट की बात हुई। अब जो क्रोनिक एक्जिमा होता है वो कई बार व्यक्ति को उसमें लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 6 महीने, साल भर या 1.5 साल की भी इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है यदि किसी की एक्जिमा बहुत ही क्रोनिक है और बिना किसी कारण के है, विशेष करके इडियोपैथिक केसेस में, तो उसमें लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है प्रिवेंशन का। जैसे इसमें बचाव बहुत हद तक क्योर का भी काम करता है। कुछ चीज़ों से बचना, आपकी बीमारी को, बॉडी की सेल्फ हीलिंग की टेंडेंसी होती है, बीमारी को खुद रिकवर करने की टेंडेंसी होती है, तो वो चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो भी कॉस्टिक जिनका इम्पैक्ट है, जैसे कि जो केमिकल्स हैं, तमाम तरह के केमिकल्स हैं जो भी हेयर के कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो रहे हैं या फिर दूसरे तरह के केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स या उससे रिलेटेड कोई भी केमिकल्स हैं, वो सब केमिकल्स अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो काफ़ी लोग अब केमिकल्स के श्रेणी में ही समझें कि जो घरेलू चीज़ है वो भी केमिकल्स के ही एक तरह से उदाहरण हुए। जैसे साबुन हुआ, एक तरह से केमिकल हुआ, बर्तन धोने वाला साबुन हुआ, बर्तन धोने वाला जो लिक्विड हुआ, डिश वॉशिंग जेल हुआ, ये सारे केमिकल्स के उदाहरण। तो इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसके इलाज और दोबारा न होने से रोकने के लिए। अब ऐसे कंडीशन में काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर कोई काम करने वाला नहीं है तो हम इससे बच नहीं सकते और हमारा काम कौन करेगा, क्योंकि इससे बच पाना मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ग्लव्स यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे ग्लव्स यूज़ करना पड़ेगा जो रबड़ का बना हो और बड़े साइज़ का हो। जैसे बर्तन धोते समय आपको बड़े साइज़ का ग्लव्स यूज़ करना पड़ेगा, कपड़ा धोते समय बड़े साइज़ का, क्योंकि जो साबुन वाला पानी है या साबुन वाला जो लिक्विड है, यदि वो ग्लव्स के अंदर से घुस गया तो वो परेशानी को और ज़्यादा 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ग्लव्स एक तरह से कह सकते हैं कि दोधारी तलवार की तरह से है। उसमें पानी यदि घुस गया अंदर से और साबुन वाला पानी घुस गया तो और ज़्यादा डैमेज कर देगा, मतलब जो नॉर्मली जो डैमेज हो रहा था उससे भी ज़्यादा डैमेज कर देगा। और यदि ग्लव्स जो रबड़ वाला हो उसके अंदर की लाइनिंग यदि कॉटन की लाइनिंग हो, मतलब कॉटन कपड़े की लाइनिंग हो, ऊपर का जो कवरिंग हो वो रबड़ का हो, तो वो और ज़्यादा बेहतर माना जाता है।
क्योंकि रबड़ वाले ग्लव्स में ज़्यादा देर तक काम करने से पसीना पैदा होता है, और पसीना भी पानी का ही एक प्रकार है, और एक तरह से उसमें कुछ तत्व हैं, सॉल्ट है, जो कि स्किन को डैमेज करते हैं। तो यदि कॉटन लाइनिंग वाले ग्लव्स हों तो वो पसीने को सूख लेंगे, तो स्किन को डैमेज होने से बचाएंगे। दूसरा, इसमें प्रिवेंशन में जो सब्जियों का पानी है वो सब भी डैमेज करता है, तो उसको काटते समय भी आपको ग्लव्स यूज़ कर लेना है। तो ग्लव्स में जो इसके ट्रीटमेंट में यदि आप रबड़ के ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में दूसरे जो ग्लव्स होते हैं वो पीवीसी ग्लव्स होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड ग्लव्स, जो कि ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के आते हैं, और वो पाउडर फ्री आपको चूज़ करना है, पाउडर नहीं लगा हो उस तरह के पीवीसी ग्लव्स या फिर नाइट्राइल ग्लव्स आपको यूज़ करना होगा। तो ये जो ग्लव्स होंगे ये आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि एलर्जी आपको इन ग्लव्स से भी है तो आपको इनसे भी बचना होगा। जैसे कि कुछ लोगों को लैटेक्स से एलर्जी हो जाती है, लैटेक्स वाले जो ग्लव्स आते हैं, जो मेडिकल ग्लव्स आते हैं, कुछ लोगों को लैटेक्स जो मटेरियल है उनसे एलर्जी होता है, तो उन व्यक्ति को इस तरह के ग्लव्स से दूसरे ऑप्शन पे शिफ्ट होना पड़ता है। जैसे लैटेक्स से एलर्जी है तो आप नाइट्राइल ग्लव्स यूज़ कर लें, नाइट्राइल ग्लव्स से एलर्जी है तो दूसरे मटेरियल से बने हुए ग्लव्स को यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आपको प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो क्रोनिक केसेस हैं उनमें। इसी तरह से आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको बार बार यूज़ करना है। जब भी आप हैंड वॉश करें तो उस कंडीशन में आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम तुरंत लगा लेना है। हैंड वॉश में ये ध्यान देना है कि मेडिकेटेड हैंड वॉश ना हो और ज़्यादा कॉस्टिक इम्पैक्ट करने वाला हैंड वॉश ना हो। ऐसा हैंड वॉश होना चाहिए जो कि स्किन को मुलायम रखे और स्किन की लेयर्स को डैमेज ना करें। तो ऐसे कंडीशन में जैसे बाज़ार में साधारण तौर पर डव जो बॉडी वॉश है या डव साबुन है या फिर बेबी सोप्स जो उपलब्ध हैं वो आपके हाथ के लिए अच्छा होगा। जैसे जो मेडिकेटेड हैंड वॉश हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे डेटॉल हैंड वॉश काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लाइफ बॉय, डेटॉल, ये सब हैंड वॉश आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो आपको हैंड वॉश चूज करते वक्त ये देखना होगा कि ज़्यादा उनका कॉस्टिक इम्पैक्ट ना हो, जिसमें ग्लिसरीन पड़ा हो या इस तरह के जो मटेरियल है जो हाथों को मुलायम सॉफ्ट रखते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कुछ मेडिकेटेड हैंड वॉश अवेलेबल हैं अब जो कि आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट जेंटल होते हैं, ज़्यादा उनका क्लिनजिंग, ज़्यादा डैमेजिंग इम्पैक्ट नहीं होता है। तो कुछ बेसिक प्रोटेक्शंस होते हैं, यदि इनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो जो हैंड डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है उनसे आसानी से निजात पाया जा सकता है। थैंक यू।